कल कहां तक पढ़ा गया था उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था उस किसके ऊपर था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स। क्या यहां तक हुआ था? और लास्ट न्यूमेरिकल सबने किया था एक बहुत ही अच्छा खासा न्यूमेरिकल जो कि यूनिवर्सल न्यूमेरिकल चलता है। किसी गोले के सेंटर पे कोई चार्ज रखा था, याद है? किसी गोले के सेंटर पे कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू रेडियस आर। किसी गोले के सेंटर पे कोई चार्ज रखा था और कहा गया था कि फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, है ना? एक स्फीयर है 3D स्फीयर जिसे आप 3D कहते हैं, और इससे निकलने वाला फ्लक्स आपसे पूछा गया था। जितना भी फ्लक्स निकलेगा, कितना आया था फ्लक्स? फाई इक्वल टू कितना आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चार्ज बाहर रखा होता तो फ्लक्स कितना होता? 0। अगर चार्ज बाहर रखा होता, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती उतनी ही फील्ड लाइंस उस साइड से एग्जिट कर जाती, और इस हिसाब से टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय दिस स्फीयर इज 0 हो जाएगा 0। इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि चार्ज की पोजीशन कहां पर है कि नहीं है। एक चीज ध्यान से देखो, इसमें गोले की त्रिज्या कितनी दी गई थी? रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन टू अस एंड दैट इज r। लेकिन जो फ्लक्स आया उसमें r का टर्म है कि नहीं है? सोचो, जो फ्लक्स आया उसमें r का टर्म कहां है? r का टर्म कहां है? वो ER अलग चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी वो अलग चीज है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ये जो टोटल फ्लक्स आया है, फाई इक्वल टू क्या आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इंडिपेंडेंट है रेडियस से कि नहीं? क्या इस फ्लक्स में R का कोई टर्म? इसलिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स इंडिपेंडेंट है, नॉट प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। सोचो, इसकी रेडियस कम ज्यादा करे कोई फर्क पड़ेगा? कम ज्यादा करे, अरे आर कम, इतना ले ले, इतना बड़ा। अब बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बड़ा ले लो, इतना बड़ा स्फीयर, Q अपॉन, यानी फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ। अरे भाई, मैं इसको 3D ऐसे भी ले सकता था, लेकिन निकलने वाला फ्लक्स अभी आगे जानोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जो फ्लक्स होता है किसी सरफेस से गुजरने वाला, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या शेप है, क्या साइज है, क्या रेडियस है, कम है या ज्यादा है। क्या बात समझ में आई? चार्ज अंदर लेके बैठो, अब चाहे तुम्हारा गोला छोटा हो या गोला बड़ा हो, वो चार्ज की जितनी औकात है फील्ड लाइंस देने की उतनी ही तो देगा। ये थोड़ी तुम गोला बड़ा लेके बैठे तो कहा अच्छा तुम गोला बड़ा ले आए, लाओ ज्यादा फील्ड लाइंस निकालने लग जाऊं। क्या उसकी जितना मैग्नीट्यूड है, जितना परिमाण है, जितनी ताकत है, उतनी तो फील्ड लाइंस देगा, और जितनी फील्ड लाइंस देगा वही आपका क्या काउंट हो जाएंगे? फ्लक्स। तो फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पर, फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है। क्या केवल चार्ज पर, क्या चार्ज की पोजीशन पर भी? चार्ज एंड पोजीशन ऑफ चार्ज। क्या चार्ज की स्थिति, अगर चार्ज, सर हमने सीखा कि अगर चार्ज हम बाहर ले जाएं तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक ही सरफेस को कितनी बार काटेंगी? 2 बार, और जैसे 2 बार काटी तुरंत आंसर 0। तो केवल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, और किस पे डिपेंड करता है? चार्ज की पोजीशन पर, चार्ज की स्थिति पर, कि आवेश कहां पर है। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज। दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? आर पे। आर पे बोलोगे? साइज पर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ये हो गया फ्लक्स का। आज आपकी हेडिंग चलती है, हमारा टॉपिक चलता है आज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। ठीक है, टॉपिक्स हमारे होंगे सतत आवेश वितरण, ये सीखेंगे हम लोग। पहली हेडिंग आपकी यही होगी आज की, सतत आवेश वितरण, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आप पढ़ेंगे सॉलिड एंगल, ठोस कोण जिसे घन कोण कहते हो, है ना? घन कोण, सॉलिड एंगल। और उसके बाद आप पढ़ेंगे गॉस लॉ, गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम, गॉस की थ्योरम। सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा सतत आवेश वितरण, जिसे कहते हो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, चार्ज जो है वो कंटीन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? आओ देखते हैं वाकई में, रियलिटी में। अभी तक हमने चार्ज का कैसा सिस्टम पढ़ा उसके बारे में थोड़ा एक झलक देखें। चार्ज जो अभी तक हमने पढ़ा, कैसा पढ़ा? बहुत ही चादर चार्ज, गोला चार्ज कि बिंदु चार्ज, पॉइंट चार्ज।
और पॉइंट चार्ज एक यहां रखा था, एक यहां रखा था, अलग अलग थे कि एक में चिपके थे? दिस इज नोन एज विविक्त चार्ज। कैसे चार्ज? विविक्त। और विविक्त का मतलब होता है बटा हुआ। विविक्त का मतलब बटा हुआ, जिसे आप कहते हैं डिस्क्रीट। क्या कहते हो? डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है विविक्त। और जो वाकई में अभी तक आपने पढ़ा, आपका एक चार्ज यहां रहता था माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक चार्ज यहां रहता था माइनस क्यू प्लस क्यू की जो बोलते थे। तो हर जगह पर अलग अलग चार्ज था। विविक्त का मतलब बटा हुआ, टुकड़ों में फैला हुआ, एक एक टुकड़ा, एक एक टुकड़ा। तो दिस इज विविक्त, दिस इज डिस्क्रीट। लेकिन अब क्या पढ़ने चल रहे हो? क्या हेडिंग थी? सतत आवेश वितरण, जिसे आप कहते हो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण, मेरे बोलते ही आप लोग इस इंग्लिश वाले लिख लिया करें, सतत आवेश वितरण, हेडिंग डाल दिया करें, ठीक है, ताकि मैं उसको रिपीट करूं तो आसान रहे। सतत आवेश वितरण। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। अब जो चार्ज है वो बटा हुआ नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब इतनी पूरी लाइन में ये जो खाली हिस्सा है, अब इस हिस्से में भी चार्ज हो जाएगा और आपको एक समान वितरण नजर आएगा। इसी चीज को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक समान, सतत का मतलब हो गया एक समान आवेश का वितरण। समझ में आया? सतत आवेश वितरण मतलब कि अब जो आवेश है वो बटा हुआ नहीं होगा, विविक्त नहीं होगा, टूटा टूटे भागों में नहीं होगा। देखो इधर इस चीज को देखो, पहला चार्ज दूसरा चार्ज कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट, बटा हुआ, टूटा हुआ, डिवाइडेड है कि नहीं है? और मैंने अब केवल यही दिखा दिया और बता दिया कि ये पूरा चार्ज है। अब बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये पूरे पे चार्ज है। बात समझ में? कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट समझ में आ गया? अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट समझ में आ जाएगा तो आपको सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ जाएगा कि क्या है। आइए जानते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास, अगर हम एग्जांपल में रखें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है कंटिन्यूअस, इसका मतलब है अब दो अलग अलग कोनों पे एक आवेश यहां एक आवेश वहां नहीं रहने वाला है, बल्कि जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई बॉडी ले लो, कोई लेंथ ले लो, कोई वॉल्यूम ले लो, कुछ भी ले लो, उन सब पे चार्ज एक उस कोने में एक उस कोने में नहीं रहेगा। क्या उस पूरे ऑब्जेक्ट पर फैला रहेगा? उसी चीज को कहा जाता है सतत आवेश वितरण। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश का किसी पृष्ठ पर, किसी आयतन में, किसी रेखा में एक समान रूप से उपस्थित होना, फैला होना ही कहलाता है सतत आवेश वितरण। आप वाकई में जो चालक वगैरह पढ़ते हो उसमें आवेश के बारे में सोचो, जो चालक अचालक जैसा जो पढ़ते हो उसके बारे में सोचो, आवेश कैसा है, सतत है कि विविक्त है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस। सोचो जरा सा, अगर आपने कोई एटम लिया तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं चारों तरफ, नहीं फैले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ फैले हुए हैं, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, सब तरफ फैला हुआ है। फैला हुआ नहीं फैला हुआ है? नहीं फैला, तो कंटिन्यूअस है। रियलिटी में ज्यादातर केस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट तो हम बना लेते हैं अलग अलग करके, पॉइंट चार्ज बना लेते हैं, उसको खूब दूर दूर कर दिया दो चार्जेस को। आपने कहा सर बीच का आर ज्यादा है, आर की तुलना में उसका शेप कम है, साइज कम है, इसलिए आपने उसको पॉइंट चार्ज नाम दे दिया। तो वाकई में उसका मान जो है, जो मान होता है वो टूटा टूटा हो सकता है ई के मल्टीपल में, लेकिन जो वाकई में आवेश का जो वितरण है वो कैसा होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। और इसमें कितने तरीके का हो सकता है? आवेश को देखो, चार्ज को अगर बांटने की बात आई, चार्ज को कितने तरीके से बांटा जा सकता है? तो आपने कहा कि सर एक रस्सी यहां बांधे, एक रस्सी यहां, पतला सा धागा थ्रेड ले लें, एक दोनों कोने में टाइट कर दें और उस पर पानी गिरा दें और उसके ऊपर करंट चला दें, उसमें चार्ज चलने लगा। अब उसमें जो आवेश है वो केवल रस्सी पर है, रस्सी पर मतलब केवल रेखा में है, तो इसे आप कह सकते हो कि सर केवल रेखा में आवेश घना घना है। आवेश जो है वो केवल रेखा में पास पास है, घना घना है। दूसरा, आपने कोई सीट ले ली, कोई चादर ले ली, है ना, जैसे आपने कोई सीट ले ली, चादर ले ली, जिसमें लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। अब अगर आप इस पे, अगर चार्ज केवल इस पे दौड़ता तो आप कहते कि सर रेखा में आवेश घना घना है, चार्ज की जो डेंसिटी है वो कहां है? लीनियर है। लेकिन अगर आप चार्ज ऐसे बोए, छींटे कि सब पे फैल जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे खाद छींटते हो खेतों में, तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वो पृष्ठ पर एक समान, सतत तो फेंकते ही हो, लेकिन एक समान आप उसके क्षेत्र में, उस फील्ड में एक समान फेंकते हो, उसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रीय आवेश का घना घना। आवेश को जो घना घना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्षेत्र में, पृष्ठ में आवेश को घना घना कर रहे हो। दो तरीके का हो गया, एक सर हम रेखा में घना घना कर सकते थे और दूसरा क्षेत्र में। तीसरा क्या कर सकते हैं भाई? एक गुब्बारा ले लो जिसमें हवा भरना शुरू कर दो,
तो गुब्बारा में हवा भरोगे तो उसमें जो है उसका आयतन धीरे धीरे बड़ा होगा, और जो हवा से मुंह से हवा निकल रही है वो हवा जब सीधे उसमें जाके भर रही है तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? सोचो ये हवा नहीं ये आवेश हो, अगर सोचो तो आवेश किस में भर रहा है? एक आयतन में, 3D में जा रहा है। 3D किस चीज? वॉल्यूम। 3D शेप्स आपको क्या देते हैं? आयतन। तो ये जो हवा नहीं, अगर सोचो आवेशित कण हो, तुम्हारे मुंह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकले गुब्बारा, तो सोचो वो जो बैलून है क्या वो अब चार्ज बॉडी हो जाएगा? और वो चार्ज बॉडी तो हो जाएगा, उसके पूरे अंदर चार्ज भरा हुआ है, लेकिन वो चार्ज किस में है? रेखा में, क्षेत्र में कि आयतन में? आयतन में, वॉल्यूम में। तो कितने प्रकार के से आवेश बोया जा सकता है? आवेश को बोने का 3 तरीका, बोने का मतलब बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का 3 तरीका। सबसे पहला तरीका कौन सा है? रेखीय आवेश, रेखा में आवेश को घना घना कर दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जाना जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और दूसरा आप क्या कहोगे? दूसरा कौन सी चार्ज डेंसिटी कहोगे रेखीय के बाद? आपने बताया कि सर दूसरा हम पृष्ठ में बो सकते हैं, जैसे खाद और गेहूं का बीज बोया जाता है, तो बताओ क्या लिखोगे इसको? क्षेत्रीय, या तो आप क्षेत्रीय बोल दीजिए या तो आप पृष्ठीय बोल दीजिए। आप, मैंने आपको सिखाया था कि क्षेत्रीय और पृष्ठीय एक ही शब्द होता है, चाहे आप सरफेस इंटीग्रल बोलो चाहे आप एरियल इंटीग्रल बोलो, बात एक ही हुई थी कल। तो क्षेत्रीय, पृष्ठीय, आवेश, आवेश घनत्व। घनत्व शब्द किस लिए आया है? आवेश की उपस्थिति बताने के लिए। आवेश किस किस हिस्से में घना घना है? लंबाई में घना घना, रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठ में घना घना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा कौन सा आवेश घनत्व बताया? आयतन आवेश घनत्व। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज आर प्रेजेंट। आज यू कैन से दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इन 3 टाइप्स। कैसे कैसे? लीनियर बांट सकते हैं, एरियल सरफेस में बांट सकते हैं, और वॉल्यूम में बांट सकते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व क्लियर हो गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं सब लोग। अब 11th का टॉपिक में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। सब लोगों ने पढ़ा है रेखीय द्रव्यमान घनत्व, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। आपने पढ़ा था कि ऐसे वो पढ़ा, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना। आपने पढ़ा था सर डीएम, छोटा सा टुकड़ा डीएम का काटा था, तो आपने लिखा था सर लेमडा डीएल लिखते थे, लेमडा बराबर डीएम बटा डीएल लिखते थे। और ये लेमडा था एक समान रूप से द्रव्यमान बटा होता था, है कि नहीं है? आपने कहा कि सर ये पटरी है, पटरी में द्रव्यमान एक रूप से बता हुआ है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 किलोग्राम पर मीटर, ये आपने बताया। तो इसका मतलब है हर 1 मीटर पर कितना किलोग्राम मिल जाएगा? 2 किलोग्राम, है कि नहीं है? और सोचो इसकी पूरी लेंथ दे दी जाए, अगर मैंने कहा बताओ ये 10 मीटर की है तो बताओ कुल कितना किलोग्राम? 20 किलोग्राम। आसान हुआ नहीं आसान हुआ? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आसान, ये सब जो सतत आवेश वितरण है, सतत द्रव्यमान वितरण है, सब आसान करने के काम आते हैं कैलकुलेशंस वगैरह को, है ना? तो सोचो ये आपने पढ़ा था। ऐसे ही आपने पढ़ा था डीएम बराबर सिग्मा डीए। अरे याद आया? तो सिग्मा बराबर क्या पढ़ा था? डीएम बटा डीए। इसे आपने कहा था सरफेस मास डेंसिटी, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। और आपने सबसे लास्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डीएम बराबर सर रो डी भी। अरे याद नहीं आ रहा तुमको? 11th के टॉपिक्स हैं, यहां से रो बराबर हो जाएगा डीएम बटा डी भी। और आप कह सकते हैं ये हो गया आपका कौन सा डेंसिटी? आयतन आवेश घनत्व। और वाकई में जो सच्ची डेंसिटी आपने अभी तक पूरी जिंदगी पढ़ा, क्या यही वाला पढ़ा है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही पढ़ा है। तो इसका यूनिट आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका आएगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका किलोग्राम प्रति मीटर। सेम जहां मास पढ़ रहे हो, क्लास 11th में मास पढ़ा और 12th में चार्ज आवेश पढ़ा, तो जहां जहां किलोग्राम है वहां वहां कूलाम होगा, जहां जहां डीएम है वहां वहां हो गया। तो सॉल्व हो गया। इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस लेटर से डिनोट करा जाएगा? लेमडा से। किस लेटर से? लेमडा। अरे किस लेटर से डिनोट करोगे? लेमडा से। और लेमडा बराबर होगा Q अपॉन L। किसी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आपने बोया है, कंटिन्यूअस रूप से, सतत रूप से कितना चार्ज बोया है, उसी को क्या कहा गया? लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसी को क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश की मात्रा है उसी को नाम दिया गया रेखीय आवेश घनत्व। बताओ इसका यूनिट क्या बनाओगे? कूलाम पर मीटर। डायमेंशन क्या बनाओगे? अरे डायमेंशन क्या बनाओगे? L नीचे है तो ऊपर जाएगा L-1, आवेश की AT, L-1 TA।
चलो इसके बारे में बताओ, क्षेत्रीय पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में भाई। अच्छा एक सेकंड, एक और बात कर ले, थोड़ा सा इसमें एक और बात कर ले, ये किसके लिए प्रूफ होगा, 1D 2D या 3D? वेरी गुड, ये किसके लिए प्रूफ होगा? 1D। जैसे मतलब आपके पास कोई बहुत पतला सा धागा हो, कोई पतला सा तार हो, उस तार पे अगर आवेश ऐसे बटा हुआ है तो उसके लिए कौन सा चार्ज डेंसिटी लगाओगे? लैम्डा सिग्मा रो लैम्डा। अगर तार में रस्सी में अगर आवेश फैला हुआ है तो। सेकंड आ गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई सिग्मा। सिग्मा से लिखेंगे और जहां मास है वहां चार्ज लिखेंगे अपॉन ए। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब क्या कहोगे सर? प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना आवेश मैंने बोया उसी को मैंने कहा पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में अगर ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर करो तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू के इक्वल हो जाएगी। और ये क्यू कब है? जब आपने एरिया कितना लिया? 1 मीटर स्क्वायर। तो क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व से कहते हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल में जितना चार्ज आपने फैलाया, जितनी खाद छीटी, उसे क्या कहते हो? पृष्ठीय खाद घनत्व। नहीं कहोगे? अरे बोगे तो कहोगे, कभी किया हो तो जानो। चलो मात्रक बोलो, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलो, L-2 TA। ये आसान है ना। अब इसको किस लेटर से लिखते हो? रो। रोना मत। रो बराबर क्या लिखोगे फार्मूला? Q अपॉन V। ये हो गया। और आपने हमेशा जिंदगी भर यही फार्मूला पढ़ा था, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या आएगी? कूलाम प्रति मीटर। वॉल्यूम का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर क्यूब। आपका डायमेंशन हो जाएगा L-3 TA। आसान है। चार्ज डेंसिटी बहुत ही आसान है, इतनी ही आसान है, इतना ही आसान पढ़ना है। ये 1D के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? 2D के लिए एग्जिस्ट करेगा। और ये 3D के लिए स्पेशल आता है, बट 2D में भी इसका हम यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस याद रखो, स्पेशल फॉर 2D बट कैन आल्सो यूज फॉर 2D। ठीक है, स्पेशल फॉर 3D। और अभी रुको, इसको लगा सकते हो किसमें? डिस्क में। नहीं लगा सकते? डिस्क में लगा सकते हो, प्लेट में, चादर में, सीट। इसको स्फेयर में नहीं लगा सकते। कोई आपके पास सॉलिड स्फेयर हो उसमें लगा सकते हो ना। क्यूब में, जो भी आपके पास 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में आप ये लगा सकते हो, 2D में ये लगा सकते हो और 1D में ये सब। नोट करिए। चलिए अगला टॉपिक है आपका सॉलिड एंगल। किसे कहते हैं सॉलिड एंगल भाई? प्लेन एंगल के जैसा ही कुछ है, एंगल ही है, बट ये सॉलिड एंगल है। इसका मतलब है ये 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स से लेकर के आप किसी तीसरे पॉइंट पे जो एंगल बनाते हो, बेंडिंग बनाते हो, आप इसे कहते हो प्लेन एंगल। कैसा एंगल? प्लेन एंगल, जिसे आप कहते हो समतल कोण। कोण के जनरली कोण के नाम से जानते हो। और थीटा बराबर लिखते हो सब लोग आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, ये लिखा था आपने। तो ये तो हो गया प्लेन एंगल, बट वो प्लेन नहीं है, सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है, आप केवल किसी ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट से अपने आंख पर एंगल नहीं बनाते हो, बल्कि अगर आप इस टाइम पर व्हाइट बोर्ड को ऑब्जर्व करें, आप केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट को और वहां पर इस पॉइंट को देख करके आप ऑब्जर्व करें अपनी आंखों पर, जो एंगल बनाओगे तो कैसा एंगल होगा? प्लेन एंगल, समतल कोण होगा। लेकिन अगर आप ऐसे से करके सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें, और ऐसे करते सारे पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करते सभी पॉइंट से रेखाएं निकाल करके, छाता जैसा सभी पॉइंट से रेखाएं निकालो पूरे सरफेस से, और वो रेखाएं ले जाकर के अपनी आंखों पर मिलाओ, तो जो आपकी आंखों पर कोण एंगल बनेगा। अब बताओ ये रेखाएं 2D में चलेंगी कि 3D में चलेंगी? अरे 3D में चलेंगी भाई, ऐसे निकलेंगी, ऊपर से आएंगी, तो आपकी आंखों पर 3D एंगल फॉर्म करेंगी। और ये कौन सा एंगल हो जाएगा? 3D एंगल। ये कौन सा एंगल है बेटा? 2D एंगल है। और ये कौन सा एंगल हो गया आपका?
त्रिविमीय कोण जो होगा वो होगा सॉलिड एंगल, और ये पूरे सरफेस के द्वारा हमारी आंखों पर जो कोण बनता है, समझ रहे हो, पूरे सरफेस के द्वारा। कोई गोला ले लो, उस गोले के द्वारा उसके केंद्र पर पूरे पृष्ठ द्वारा, स्फीयर के पूरे सरफेस द्वारा, थ्रू द सरफेस जो भी सेंटर पे एंगल बनेगा या किसी अंदर की पॉइंट पे एंगल बनेगा उसे आप कौन सा कोण कहेंगे? घन कोण कहेंगे। जैसे देखो, अगर मैं, ये तो प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल में क्या होगा? सॉलिड एंगल अगर मान लो मेरे पास ये कोई गोला है और इस पूरे गोले से, ये कहीं पॉइंट ले लिया मैंने, ये पूरा गोला का जितना भी रेखाएं हैं आकर के इस पॉइंट को कनेक्ट करें, और यहां पर जो कोण बनाएंगी वो 2D तो नहीं होगा ना अब, क्योंकि सब देखो यहां से भी लाइंस आ रही हैं, केवल 2 पॉइंट से लाइंस नहीं आ रही हैं, सारे पॉइंट से लाइन आ रही हैं। सॉफ्टी वाली जो आइसक्रीम होती है, कोन वाली, शंकु वाली, तो उसमें सारे किनारे किनारे से तो रहती है। जोकर वाली टोपी, उसमें किनारे किनारे तो रहता, सरकमफ्रेंस तो रहती है, लेकिन सरकमफ्रेंस से बहुत सारी लाइंस चलती हैं और आकर के एक पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं। वहां जो एंगल बना वो कौन सा एंगल है? घन कोण, सॉलिड एंगल। क्या सॉलिड एंगल समझ में आया? सॉलिड एंगल यही चीज होता है। और इसको किस लेटर से लिखते हो? ओमेगा। बात समझ आई? तो ओमेगा क्या है? किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। कोई गोला ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। घन कोण किसे कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को पूरे सरफेस के द्वारा, पूरे सरफेस के द्वारा। अरे भाई इतना बड़ा गोला लो और इस गोले के सारे पॉइंट से जो भी एंगल बनेगा इस पॉइंट पर, उस एंगल को नाम है सॉलिड एंगल। और इसको बताया कैसे क्या? जैसे नॉर्मली तो ये हो गया, दो बिंदुओं के, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। सभी पृष्ठों के, पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। लेकिन इसका फार्मूला कैसे बताया गया? जैसे इसका वैसे इसका। इसको किस लेटर से लिखते हैं? ओमेगा। तो जो घन कोण लिखा जाता है सॉलिड एंगल, ओमेगा बराबर लिखा जाता है पूरे सरफेस का एरिया, कि कितने सरफेस से, कितने पृष्ठ से आप एंगल बना रहे हो, उस पूरे सरफेस का एरिया। अरे समझ में आया? पूरे सरफेस का क्या निकालते हो? एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत अभी और पढ़ना है, सॉलिड एंगल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सॉलिड एंगल बहुत बड़ी बुद्धि है, अभी पूरा सॉल्व करेंगे। बट पहले क्या कॉमन हल्की फुल्की डिफरेंस। सॉलिड एंगल क्या चीज है भाई? सॉलिड एंगल क्या चीज है? छाता ओपन, छाता आज घर पे जाकर के छाता ओपन करना और छाता को देखना तो पूरा एक सरफेस है, और सरफेस से क्या सब जगह से तीलियां, स्पोक्स आकर के क्या सेंटर पे कनेक्ट हो रही हैं। वहां आपको ऐसे गोला गोला छतरा नजर आएगा, ऐसा गोल गोल सर्कल, वो सर्कल ही सॉलिड एंगल है। क्या बात समझ में आई? वो सर्कल ही सॉलिड एंगल है बेटा। और उसको किस लेटर से लिखा जाता है? अब जब छाता खोलना तो कहना ओमेगा। खेत में जाना कुदाल लेकर तो कहोगे कि कौन है ये, कई डिग्री कौन है, लाओ माप ले पापा, फिर कौन गोड़े। पहले लाओ माप ले, चांदा लेके जाओ। पापा कहेंगे काम करो तुम, चांदा लेकर आए हो यहाँ पढ़ने। बात समझ में आई? हर जगह फिजिक्स लगाना ठीक है, अच्छी बात है लगाना, तभी तो पापा को लगेगा बच्चा पढ़ रहा है फीकेम एकेडमी में। हल्की फुल्की एकेडमी थोड़ी है, हर जगह पढ़ाई ढूंढे। क्या समझ में आया सॉलिड एंगल? थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखो सब लोग सॉलिड एंगल की। डेफिनेशन लिखे, किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु पर आंतरिक कोण, द एंगल मेड बाई होल सरफेस ऑन एट अ पॉइंट। किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण होल सरफेस एट अ पॉइंट, किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। प्रतीक ओमेगा, सिंबल ओमेगा इज नोन एज सॉलिड एंगल। सिंबल ओमेगा कंप्लीट हुआ। किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी केंद्र पर या किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। प्रतीक ओमेगा, सिंबल ओमेगा। ओमेगा राउंडेड डब्ल्यू है ना, थोड़ा घुमा देना डब्ल्यू को, लचीला बना देना। हो गया। दूसरी डेफिनेशन लिखो, दूसरी डेफिनेशन लिखो सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल की दूसरी डेफिनेशन लिखें, लिखो, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, द सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। द सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को घन कोण कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो फार्मूला क्या बनेगा? रेडियस स्क्वायर कहां जाएगा? ऊपर या नीचे?
विद रिस्पेक्ट टू लगाया है ना, विद रिस्पेक्ट टू लगाया है, तो जिसके रिस्पेक्ट में लगाओगे वो जमीन में जाएगा। तो क्या लिखेगा, लिखो फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। मान लो आपने कोई गोला लिया, गोला, और पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बताना है, पूरा गोला ले लिया। देखो ध्यान से, एक जनरली रफ न्यूमेरिकल तुरंत हो जाए। ये पूरा गोला जिसका रेडियस आर, सोचो इसके सारे पॉइंट से आप इस पर एंगल बनाओगे तो एंगल कैसा होगा जाएगा। अरे 360 की बात छोड़ो, तुम पहले बताओ कितना होगा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल नहीं बात कर रहे हैं बेटा। अरे भाई मुझे पहले ही बताओ कि वो जो सारे बिंदु जो इस पर एंगल बनाएंगे उस एंगल का नाम क्या होगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल होता क्या है, जिस सरफेस से आप एंगल बना रहे हो उस सरफेस का एरिया अपॉन उस रेडियस का स्क्वायर। बताओ इसका एरिया क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर चला गया तो 4 पाई, तो ये आया ओमेगा। ओमेगा 4 पाई नहीं, 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको अभी आगे सुनते हैं। अभी 4 पाई स्टे रेडियन कब आया, ये किसी टुकड़े के द्वारा आया या पूरे के द्वारा, तो किसी बंद पृष्ठ, कैसा है 3D है कि 2D, 3D, किसी 3D ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, अंदर के बिंदु पर आंतरिक घन कोण कितना होगा, 4 पाई। अंदर अगर घन कोण बनवाओगे, बाहर बनवाओगे तो कितना हो सकता है, अगर ये घन कोण, मैं ये पॉइंट बाहर लिख लेता तो घन कोण कितना हो जाता सॉलिड एंगल, 0। क्यों, तब भी 4 पाई, तब भी। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ले लेते हो, यहां पे पॉइंट ले लेते हो, तो जो जितने सरफेस के पॉइंट है यहां से इकट्ठा करके कनेक्ट हो जाएंगे। तो इधर आपने जो भी बनाया, जो भी सॉलिड एंगल बनाया कुछ तो बनाया, और अब ये यहां से पॉइंट यहां तक लेकर के आना, ठीक है, ले आ सकते हो। मैं क्या करता हूं कि इसको डिफाइन करने के लिए मैं आधा इधर बना लिया और आधा इधर बना लिया, अरे दोनों जोड़ के बात बराबर हो जाएगी। लेकिन इस ओमेगा की डायरेक्शन और इस ओमेगा की डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन की बात आई इसमें, इस ओमेगा की डायरेक्शन और इस ओमेगा की डायरेक्शन दोनों अलग अलग होगी, क्योंकि यहां पर ये जो सरफेस है बीच में, इस सरफेस पर ओमेगा और आर मैंने लिख तो दिया, बहुत अच्छे से समझ तो लिया हमने कि ये बहुत अच्छी बात है भाई कि आसान हो गया। लेकिन क्या ध्यान देना है कि ये जो आप आर लेते हो और ये जो एरिया लेते हो, ये रेडियस इस एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये चीज बहुत शर्त कॉमन है इसमें, जो रेडियस है वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया के, उस सरफेस के, जिस सरफेस से ले रहे हो। तो ये इसके परपेंडिकुलर इधर को है, ये इसके परपेंडिकुलर इधर को है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बाहर पॉइंट ले लोगे तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 0। आओ डायरेक्शन लेके देखते हैं, अब डायरेक्शन का खेल मिटाना इसको, अभी फिर दोबारा रिपीट होगा, डोंट वरी, दोबारा रिपीट होने वाला है ये। कुछ समझ में आया, रेडियस, इसमें रेडियस कैसे होती है, एरिया के परपेंडिकुलर, ये हमेशा याद रखना। जैसे मान लो सॉलिड एंगल अगर मैं बनाऊं, ये पूरा सरफेस, ठीक है, यहां पर किसी गोले का टुकड़ा था, वो बहुत बड़ा गोला था, क्या था ये, बहुत बड़ा गोला था, इतना बड़ा गोला था, और ये इसका सेंटर था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका छोटा सा, बताओ पूरा सरफेस लिया, पूरा एरिया लिया कि डीए लिया, हाँ क्या लिया हमने, डीए लिया, और ये आपने लिया डीए, और ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है। क्लियर है सबको, और ये पॉइंट हो जाएगा क्या, ये आर हो जाएगा क्या, आर, और ये डीए, अभी तो ठीक है ना, एकदम क्लियर है। जो एरिया है ऐसे है, और क्या रेडियस परपेंडिकुलर है, नहीं है क्या, क्षेत्रफल ऐसे है और रेडियस ऐसे जा रही है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। रेडियस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। तो जो यहां से एंगल बनेगा, यहां ओमेगा बनेगा कि कोई और, ओमेगा बनेगा, डीए है, डी ओमेगा, अरे भाई छोटा सा हिस्सा तो छोटा सा एंगल, बताओ कितना बनेगा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन डी आर। कैसे लिखोगे, रेडियसो तोड़ दिया इन लोगों ने, डी ए अपॉन आर, इसका कह रहे डी आर सर, अरे वाह कमाल कर दिया आप लोगों ने, हर जगह अवकलन लगा दोगे। क्या समझ में आया कुछ, इसका वैल्यू क्या होगा, अरे वैल्यू क्या होगा, स्टे रेडियन यूनिट। अच्छा ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये तो बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा ना हो, एरिया ऐसे ना दिया गया हो, एरिया हमारे पास, देखो ध्यान से सब लोग, ये कुछ ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, सही माना जाएगा, ऐसे तो ऐसे होता तो ठीक है, सही है, ये रेडियस,
ये रेडियस है, ठीक, ये पॉइंट हो गया और ये आपका हो गया रेडियस, है पूरा गोला। अब बताओ इसमें एरिया परपेंडिकुलर है आर के कि नहीं, जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? क्या एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है, नजर आ रहा है? एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है, और ये रेडियस कुछ ना कुछ क्या थीटा डिग्री पर बैठी हुई है, ये है आपका डीए, और कुछ ना कुछ थीटा डिग्री पर बैठा हुआ है। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा आर के? जब आप कॉस लेंगे तो क्या वो ऐसे नहीं जाएगा? समझो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा बेटा, थीटा के साथ कौन जाता है, डी ए कॉस थीटा, और ये वाला कौन जाएगा, डी ए साइन थीटा। कौन परपेंडिकुलर है, साइन थीटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर है कि कॉस थीटा? कॉस थीटा, क्योंकि ये जो ऐसे दिख रहा है, क्या अब ऐसे हो गया, और ये रेडियस ऐसे जा रही है, क्या परपेंडिकुलर हो गया? तो बताओ असल में फार्मूला, अगर हमारे पास थीटा डायरेक्शन वगैरह दे दी जाए तो फिर रियल फार्मूला डी ए पान आर स्क्वायर के डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर। जनरल केस में क्या थीटा जीरो हो जाता है, क्योंकि आर और डी ए की डायरेक्शन एक ही हो जाती है, तो थीटा बराबर जीरो, और आपका ये फार्मूला आ जाता है। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है, बट जनरल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण, व्यापक समीकरण। बताओ सब लोग बताओ, व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन। अरे क्या निकल के आई, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर। आसान है, डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर स्टे रेडियन। गड़बड़ हो जाएगा, उतार लो, ये फार्मूला उतारे ही थे शायद, ये वाला उतार लो, डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर विद डायग्राम वाला। नहीं नहीं, ऊपर वाला रहने दो, ये वाला डायग्राम बना लो बस। तिरछा बना दो ना सरफेस को, सरफेस को तिरछा कर दो रेडियस से, बस रेडियस इसके सामने मत लो, नीचे ले लो, अपने आप तिरछा हो जाएगी। और मेन फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, डी ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, मतलब वो उसके पैरेलल जाना चाहिए, आर और डी ए कॉस थीटा पैरेलल होने चाहिए, रेडियस परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी चाहिए, शर्त वो है, सॉलिड एंगल की शर्त वो लिखी है। उतर गया? सॉलिड एंगल की कंडीशन क्या है, 3D होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए, रेडियस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और दूसरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और रेडियस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अरे तभी तो थीटा जीरो आएगा, और जीरो आएगा तभी तो पूरा होगा। कैसे बैठे हो सब लोग, कहाँ होश है? रुक जा, सबको उतार लेने दो। बन गया? अब थोड़ा सा समाकलन उकलन जोड़ते हैं, इधर मिटा रहा हूं मैं। हो गया? उतर, मिटा दूं? अच्छा इधर देखो, जो ये गोला बनाया गया, इस चीज में ध्यान से देखो, ये गोला का टुकड़ा लिया था, पूरा गोला टुकड़ा लिया गया था, ये गोले का आपने केवल क्या लिया था, एक टुकड़ा लिया था। अगर पूरा गोला लो, पूरा गोला लो, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा, अवकलन डिफरेंशिएशन, उसके बाद इकट्ठा निकालना पड़ा तो जोड़ा, कौन, समाकलन इंटीग्रेशन। तो तोड़ने के लिए तो डिफरेंशिएशन कर लिया, और अगर जोड़ना हो जाएगा तो इंटीग्रेशन। तो अगर आप पूरे सरफेस के द्वारा निकालोगे इंटीग्रेशन डी ओमेगा फॉर ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के लिए आप क्या लगा देते हो, सर्कल बना देते हो, वृत्त बना देते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लोज इंटीग्रल। इसे क्या बोलते हो आप लोग, क्लोज बंद समाकलन। क्या बोलोगे इसे, क्लोज इंटीग्रल। ये समझ में आया क्या चीज है, समाकलन बनाया और मैंने उसको क्या कर दिया, पूरा सर्कल बनाया। इसका मतलब क्या है, ये 2D में समाकलन कर रहे हो 3D में, ये समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस का मतलब हो गया ये 3D सरफेस के लिए लगा रहे हो। एक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था आपने, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए पढ़ा था, और अगर इंटीग्रेशन कर दो डी फाई ई
तो आपका लगाते हो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वो भी सरफेस इंटीग्रल है ना। इससे ये कट गया, इससे क्या हो गया, कट गया। तो नॉर्मली आपका फाई इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन लिखा जाता है, बट ये है ओपन सरफेस के लिए। अगर क्लोज सरफेस के लिए जाओगे तो यहां भी क्या लगा दोगे, सर्कल लगा दोगे, गोला लगा दोगे, और ये हो जाएगा आपके लिए क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस के लिए ये और क्लोज सरफेस के लिए ये, फिर भी एरिया इंटीग्रल ही कर रहे हैं। सोचो 3D में जाने के बाद भी कौन सा समाकलन लिया जा रहा है, एरिया। तो मैंने आपको बताया था जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था कि भले वो 3D में है लेकिन हम उसको 2D में कंसीडर कर लेते हैं। जब कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए 3D से 2D बना लिया गया। तो 3D है बट अभी किस में सॉल्व किया जा रहा है, एरिया यानी 2D में, तो इसको 2D में सॉल्व किया जा रहा है। तो इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू टोटल क्या होनी चाहिए पूरे सरफेस के लिए, कितना आता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला गया था 4 पाई स्टेरेड, आर कहां से आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन फॉर एनी क्लोज बॉडी, फॉर एनी क्लोज बॉडी। ये किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए है। कौन से पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए है। सोचो अगर आपका पृष्ठ बंद ही ना हो, खुला हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका पृष्ठ बंद ना हो, खुला हो, तो क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल की वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उधर आधी डायरेक्शन उधर, आधी डायरेक्शन इधर, टोटल वैल्यू 0। तो अगर आपके पास ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा आपका 0 नजर आए, तो आप ये समझ जाएं कि ये किसके लिए है, ये खुले पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए, ओपन सरफेस के लिए। क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू, घन कोण का मान कितना होता है खुले पृष्ठ के लिए, 0 बताया था ना। 11th में प्लेन एंगल पढ़ाया जाता है और 12th में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अपने आप में केवल एक डेफिनेशन नहीं है, अपने आप में इतनी बड़ी गुत्थी लेकर के बैठी हुई है कि देखो इतना पढ़ोगे मेरे बारे में। उसमें रेडियस होता है, उसमें एरिया होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, रेडियस एरिया एक ही डायरेक्शन में होता है। क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा 4 पाई आता है फॉर क्लोज सरफेस एंड फॉर ओपन सरफेस क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू 0 आता है। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट करते हुए अब कंप्लीट हुआ सॉलिड एंगल। कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ। सॉलिड एंगल क्या चीज है भाई, किसी सॉलिड स्फीयर, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके किसी भीतर पॉइंट पर जो एंगल बनाओगे उसे क्या कहोगे, नाम ही है सॉलिड एंगल। तो सॉलिडे में बनाओ ना बैठ के, हवा में क्यों आ गए, हवा एंगल। हवा एंगल कितना होता है, 0। मिटा रहे, उतार लिया इधर वाला, इधर वाला मिटाओ, इधर वाला। अरे तो इधर वाला तो मिटा रहे, बताए थे। ये सब ऐसे चौंकाते हैं जैसे मैंने पाप कर दिया है। जल्दी करें। चलो भाई, गॉस थ्योरम जो कि आपके लिए प्रूफ होती है किसी 3D सरफेस के लिए, जिसे आप कैसा सरफेस बोलते हैं, क्लोज सरफेस। कोई बंद सरफेस होना चाहिए और साथ ही साथ जो चार्ज होना चाहिए, जो आवेश की बात करोगे वो आवेश अंदर रखा होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर चार्ज अंदर रखा होगा तब हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाहर रखने पर तो फ्लक्स कितना हो जाता है और स्टडी करने के मतलब ही नहीं है। इसलिए गॉस ने कैसा लॉ बताया, फॉर 3D सर्फेसेस, आई मीन क्लोज सर्फेसेस के लिए बात बताई, और जिसमें एरिया वेक्टर हमेशा कहां होता है, अंदर की बाहर। क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर होता है, बाहर होता है, अंदर नहीं होता है ना। तो ये उसके लिए बताया, और उसमें ये बताया कि चार्ज भी कहां होना चाहिए, बाहर रखने का कोई मतलब, क्योंकि उत्तर 0 दे देगा। तो गॉस ने बताया किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, ये चार्ज ले लिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जितना भी इससे फ्लक्स निकलेगा बेटा, जितना भी इससे फ्लक्स निकलेगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है फाई ई, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश कितना इससे आवेश जुड़ा हुआ है, क्यों। और बद्ध आवेश मतलब उस पृष्ठ के अंदर, उस बॉडी के अंदर रखे हुए आवेश, जिसको मैं लिखूंगा आई एन फॉर इनसाइड, आई एन फॉर इनसाइड। क्यू इन उसका 1/ε0 गुना होता है। तो यहां से आपका गॉस लॉ बना, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन ε0। ये तब है जब आपका चार्ज और उस बॉडी के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तब ई नॉट आया। अगर कोई मीडियम आ जाए चार्ज और बॉडी के बीच में, यहां कागज पानी भर के रख लो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाधित होगी कि नहीं होगी। तो ε0 के साथ और कौन आएगा, के। तो ये चीज है। गॉस प्रमेय लिखो सब लोग, लिखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कॉमा,
द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो आप ले रहे हैं ये खोखला है कि मतलब अभी तो खोखला है, अभी तो खोखला है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश, आप लोगों ने क्या लिखा? द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times to the net charge associated with 1 upon epsilon naught times to the charge associated with सरफेस। क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये लिखो, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया? फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे आसान है, बहुत कठिन थोड़ी है। क्या याद करना है इसमें? कोई पृष्ठ में आवेश रख दो, कोई डिब्बे में ले जाकर के अंदर आवेश रख दो और उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके बारे में बता दो। क्लियर हुआ? ये हो गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक सेकंड, फाई का तो हमने कुछ और फार्मूला पढ़ा है, और सा कौन सा? ई डॉट डी एस, ई ए कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा है? ई डॉट डी एस। हमारा सरफेस कैसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी गोला ही हो, अच्छा ही हो। तो हमारे लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए, है कि नहीं है? लिखो, गॉस के नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप कभी कभी आता है यूपी बोर्ड में 1 नंबर का। गॉस के नियम का गणितीय रूप, उसमें गॉस का नियम नहीं लिखना होता, उसका एक्सप्रेशन लिखना होता है। क्या लिखोगे? फाई नेट इक्वल टू, फाई का फार्मूला ई डॉट ए, लेकिन नेट निकालोगे तो क्या इंटीग्रेशन करोगे? ओपन सरफेस है कि क्लोज सरफेस है? तो कैसा, खुला समाकलन, बंद समाकलन? क्लोज इंटीग्रल। वेरी गुड, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ई डॉट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर जितने भी चार्जेस होंगे उन सबको जोड़ दो, बाहर चार्ज से लेना देना नहीं है, इसको भी प्रूफ भी करेंगे आगे। इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया? ये था आपका गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय में एक चीज ध्यान से देखो, तो अगेन फिर वही क्वेश्चन आया कि गॉस के प्रमेय डिपेंड ही नहीं करे कि गोला मैंने लिया जरूर, लेकिन गोले का रेडियस कितना है उस पर डिपेंड नहीं करा। अगर मैं क्यूब ले लेता तो घनाभ घन, तभी भी उस पर कोई साइज क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये फ्लक्स किस बात पे डिपेंड नहीं करता? शेप एंड साइज, रेडियस ऑफ स्फीयर, एनीथिंग, कुछ पे किसी पे डिपेंड? तो डिपेंड किस पे कर रहा है? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा चार्ज लिया? दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? कहां पर रखा है, क्योंकि शर्त क्या कह रहे हैं ये? इनसाइड, अंदर के टोटल चार्जेस, अंदर के कुल आवेश होने चाहिए। अगर आपने बाहर रखा तो पोजीशन चेंज, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला इसके बारे में खास बात, सबसे पहला खास बात क्या? यह वस्तु के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। दिस फ्लक्स डजंट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेकंड, यह आवेश के परिमाण पे निर्भर करता है। आवेश के परिमाण पे डिपेंड करता है, परिमाण पर निर्भर करता है कि टोटल आवेश कितना आएगा। अच्छा, तीसरा, दिस doesn't depend on shape and size of the object. This depends on magnitude of charge. And third is, यह और किस पे डिपेंड करता है? This also depends on location और position of object. यह आवेश की चार्ज की स्थिति पर, यह आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है। This depends on
लोकेशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्थिति पर निर्भर करता है। एक और चीज में डिपेंड करता है। अब जो बात लड़के ने पूछी थी, इधर देखो सब लोग, अब रुको, अरे उतार लेना लोकेशन ऑफ चार्ज। इसमें देखो, जब मैंने इसको पढ़ा तब मैंने क्या किया था कि यहां डायरेक्ट क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा। आपने पढ़ा था एफ मीडियम बराबर एफ हवा बटे के, तुरंत के आया मुझसे, या के बजाय लिखते हो ई आर। अरे लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हो भाई। तो अगर मैंने इसको डायरेक्ट आपको ये बताया तो पक्की बात है ये चार्ज किस में रखा है? अंदर है, हवा में। इसका मतलब इसके आसपास क्या खोखला एरिया है? हॉलो है। और ये कैसा है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। इंसुलेटर लोगे तो इसमें भी चार्ज यहाँ रहता है, उससे कोई लेना देना है नहीं है हमको, हमें केवल सरफेस से लेना देना है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की बात ही नहीं करते। इसके अंदर कहीं चार्ज आपने बैठा दिया किसी तरीके से, और अब आपने बात करी, तो बताओ ये जो पढ़ रहे हो किसमें पढ़ रहे हो? हवा में। तो ये जो गॉस की प्रमेय पढ़ी है इनकम्प्लीट है, उसमें लिखा था निर्वात अथवा वायु में पढ़ते हैं हम लोग, तो नॉर्मली ऐसे लिखा भी दिया जाता है। तो जो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है वो कहाँ के लिए पढ़ी है? निर्वात अथवा वायु के लिए। लेकिन अगर कोई माध्यम में रख दिया गया, यहां पर कोई अगर मीडियम प्रेजेंट हो जाएगा तो बताइए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर? ई आर आएगा कि नहीं आएगा? अगर कोई मीडियम आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, इसके साथ ही जुड़ता है हमेशा ई आर। और ई आर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आप क्या लेते हो? 1, क्योंकि आप एयर या वैक्यूम में स्टडी करते हो। और अगर एयर या वैक्यूम में स्टडी ना करो, किसी मीडियम में करोगे तो उसके साथ ई आर का आना लाजमी है। इसलिए ये किस पर और डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? माध्यम की उपस्थिति पर, यानी ये माध्यम पर डिपेंड करता है, यह माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम, दिस डिपेंड्स ऑन मीडियम, यह माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसके नीचे लिख दोगे माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसके नीचे क्या लिखोगे सोचो? फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, कैपिटल के लिख लो या ई आर, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो प्रूफ है और इसके ऊपर और पीएचडी जो है गॉस थ्योरम के ऊपर बहुत कुछ पढ़ना है हमको, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।